हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में चर्चा करते हैं लगातार 2-3 दिनों से, और आज उसी क्रम में साथियों फिर से आगे बढ़ते हुए एक नया युग के विषय में बात करेंगे। तो अगर आप सभी को ऑडियो और वीडियो ठीक आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करिएगा। कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। सोना पाल हैं, ज्योति हैं, निकिता हैं, दीपिका हैं, वंदना प्रजापति है, त्यागी सोनम है, निधि हैं, बीपी सिंह हैं। तो साथियों और भी हमारे कई साथी कुछ ऐसे होंगे जो आके चले भी गए होंगे, क्योंकि आज क्लास को स्टार्ट करने में थोड़ा देर हो गई। चलिए तो भाई शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। ऑडियो और वीडियो दोनों परफेक्ट आ रहे हैं, हम तक आ रहे हैं, तो आप तक भी क्लियर जा रहे होंगे, आप तक भी क्लियर जा रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास साथियों हमारी छायावाद की छायावाद पर है। किस पर है? छायावाद पर है, ठीक है। लेकिन छायावाद को स्टार्ट करने से पहले सभी साथी जो अब तक लाइव आ चुके हैं, एक बार कमेंट कर दे कि यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए। आज भाई कल्पना माथुर जी हैं, जूली यादव हैं, नए बहुत से साथी हमको दिख रहे हैं। हो सकते हैं भाई हम कमेंट को थोड़ा कम देखते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां तक सारी बातें क्लियर हैं आपको? चलिए यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, फटाफट कमेंट कर दीजिए। क्लास को आगे कंटिन्यू करें बिना समय गवाए हुए। चलिए सारा क्लियर है भाई। अब जो लोग पहले फास्ट आंसर दे देते हैं उसी के अनुसार हम चलने लगते हैं। हम सोचते हैं यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। चलिए तो छायावाद की बात करें साथियों, कल हमने छायावाद से पहले जो हमारा काल था, जिसको हम कहते थे द्विवेदी युग। क्या कहते थे? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से पहले कौन सा युग था? भारतेंदु युग था। कौन सा था? भारतेंदु युग था। तो हमने भारतेंदु युग पर भी चर्चा की, हमने द्विवेदी युग पर भी चर्चा की, और साथियों आज हम बात करने वाले हैं छायावाद काल की। किसकी? छायावाद काल की। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें कि छायावाद काल का समय क्या था, पहला पॉइंट हमें बनेगा कि छायावाद काल का समय क्या था। तो साथियों जहां से हमारा द्विवेदी युग खत्म हुआ, वहीं से साथियों छायावाद स्टार्ट हो गया। यानी अगर हम इसकी बात करें तो 1920 से लेकर और 1936 ईस्वी तक माना जाता है। क्या माना जाता है? 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का जो साथियों समय है वह हमारा छायावाद काल कहा जाता है। छायावाद काल कहा जाता है। अब इसको क्या कहा गया? छाया। अब छायावाद क्यों पड़ा? ध्यान दीजिए। तो बाद का मतलब तो होगा समय, बाद का अर्थ क्या होगा? समय होगा, और छाया का अर्थ है प्रतिबिंब। जैसे हम खड़े, हमारी कहीं ना कहीं छाया बनती है। आप कभी खड़े होते हैं तो अदर साइड आपकी एक छाया बनती है, तो उसी को कहा गया छायावाद। क्या कहा गया? उसी को कहा गया छाया। लेकिन इस समय के लेखक, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं ना, तो इस समय के लेखक लिख तो कुछ और रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ कहीं दूसरी जगह निकल रहा है। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डबल मीनिंग होते हैं, आप कहते किसी दूसरे उद्देश्य से हो और समझने वाला कोई दूसरा अर्थ ले, ठीक है। ठीक वैसे ही छायावाद काल था। कुछ कहा तो कुछ जा रहा था, लेकिन उसका अर्थ कहीं दूसरी जगह पड़ रहा था, उसका अर्थ कहीं दूसरी जगह निकल रहा था। इसीलिए इस काल को छायावाद काल कहा गया, ठीक है। यानी शब्दों की छाया, शब्दों का अर्थ, शब्दों की छाया बनकर कुछ अलग अर्थ निकाल रहा था, कुछ अलग अर्थ दे रहा था। इसीलिए इस काल को क्या कहा गया? इसीलिए साथियों इस काल को कहा गया छायावाद काल। इस काल को क्या कह दिया गया? छायावाद काल कह दिया गया। अब अगला पॉइंट है
कि छायावाद के प्रवर्तक कौन थे, छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो साथियों, छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। छायावाद के प्रवर्तक हम किसे कहते हैं, तो छायावाद के प्रवर्तक, छायावाद के जनक किसको माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, किसको माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। यानी जो जयशंकर प्रसाद, लेकिन ये इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में ही लिखना शुरू किया था। इससे पहले भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी, इससे पहले भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी, लेकिन इन्होंने एक युग जो दिया उसका नाम पंत युग, प्रसाद युग या जयशंकर युग ना देकर क्या कह दिया था, इसको इन्होंने कह दिया था छायावाद काल कह दिया था। क्या कह दिया था, छायावाद काल कह दिया था। कोई बात नहीं कल्पना जी, जाइए, आई एम सो सैड। ठीक है, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आप आ जाती हैं तो जाना तो पड़ेगा ही साथी। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चलिए यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ इसके जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। प्रवर्तक कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, लेकिन छायावाद काल में कोई एक कवि ना होकर यहाँ पर चार कवियों ने क्या किया, चार कवियों ने साथियों इस पूरे युग को आधार प्रदान कर दिया। छायावाद काल के पूरे काल को एक आधार प्रदान करने वाले चार कवि हैं, इसीलिए इन चार कवियों को मिलाकर क्या कहा गया, इन चार कवियों को मिलाकर चातुष्ट कहा गया। चातुष्ट कहा गया। चातुष्ट का मतलब है, आप समझ रहे हो, चातुष्ट। भाई संस्कृत की पर डे क्लास लेते हो तो चातुष्ट का अर्थ तो पता होगा। चातुष्ट किसे कहा जाता है, चातुष्ट कहते हैं चार स्तंभ। क्या कहते हैं, चार स्तंभ। अगर कभी पूछा जाए कि छायावाद के चातुष्ट कौन है तो पंत को मत लगा दीजिएगा। छायावाद के चातुष्ट कौन है तो पंत को मत लगाइएगा। क्यों, क्योंकि चातुष्ट का अर्थ है चार स्तंभ। चातुष्ट का अर्थ है चार स्तंभ, या इन्हीं को कहा जाता है छायावाद के चार प्रकाश स्तंभ। क्या कहा जाता है, छायावाद के चार प्रकाश स्तंभ। अब छायावाद के चार प्रकाश स्तंभ कौन कौन से हैं साथियों, तो सबसे पहले नाम आता है प्रसाद। कौन आते हैं, प्रसाद आते हैं। फिर साथियों पंत आते हैं। फिर आपका कौन आता है, वर्मा जी आती हैं। और लास्ट में आप जान सकते हो, एंड लास्ट में नाम आता है निराला जी का। किसका, निराला जी का। यानी कोई एक कवि ना होके चातुष्ट में आपके चार कवि आ जाते हैं। कौन आते हैं, चार कवि आ जाते हैं। पहले तो प्रसाद है, दूसरे पंत है, तीसरे वर्मा है और चौथे निराला जी हैं। चौथे निराला जी हैं। सारी बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, परेशान मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार लोगों का समूह था। क्या था बच्चा, चार लोगों का समूह था। भैया एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइव की संख्या बढ़ जाए। ठीक है, बहुत कम लोग हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चार स्तंभ हैं। क्या देख रहे हैं, चार स्तंभ में कौन कौन से, प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला। प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला। जिसमें प्रसाद को क्या कहा गया, प्रसाद को साथियों कहा गया है नाटककार कहा गया। क्या कहा गया, नाटककार कहा गया। या प्रसाद को उपन्यासकार के नाम से भी जाना गया। ठीक है, प्रसाद को उपन्यासकार कहा गया और प्रसाद को ही कहा गया है छायावाद का प्रवर्तक। क्या कहा गया है, छायावाद का प्रवर्तक कहा गया है। छायावाद का प्रवर्तक कहा गया है। पंत की बात करें तो पंत को कहा गया है प्रकृति का सुकुमार कवि। क्या कहा गया है, प्रकृति का सुकुमार कवि। प्रकृति का सुकुमार कवि। अगर पूछा जाए प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे पंत हैं। कौन है, पंत हैं। वर्मा की बात करें साथियों तो वर्मा को कहा गया है आधुनिक युग की मीरा। क्या कहा गया है, तो इनको कहा गया है आधुनिक युग की मीरा। इनको नाम दिया गया है आधुनिक युग की मीरा।
निराला जी की बात करें तो इनको कहा गया है दुखी आत्मा। क्या कहा गया है? इनको कहा गया है दुखी आत्मा। इन्हीं को साथियों कहा गया है विद्रोही कवि। क्या कहा गया है? विद्रोही कवि। विद्रोही कवि कहा गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर पूछा जाए कि छायावाद के चातुष्ट कौन है तो आप क्या कहोगे? प्रसाद, पंत, वर्मा और निराला। प्रसाद, पंत, वर्मा और निराला। ठीक है। यहाँ पर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, यहाँ पर पंत को प्रगति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यहाँ पर वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, यहाँ पर निराला जी को दुखी आत्मा कहा जाता है। निराला जी को दुखी आत्मा कहा जाता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, ये एक ऐसा युग था, यह एक ऐसा युग था जिसमें सबसे ज्यादा रचनाएं हुई थी मध्यकाल के बाद। यानी सबसे ज्यादा रचनाएं किस काल में हुई? अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रचनाएं किस काल में हुई तो आप क्या कहोगे? मध्यकाल में हुई। मध्यकाल के बाद सबसे ज्यादा रचनाएं, मध्यकाल के बाद सबसे ज्यादा रचनाएं किस काल में हुई? छायावाद काल में हुई। इसीलिए साथियों इसको द्वितीय क्या कहा जाता है? द्वितीय स्वर्ण काल भी कहा जाता है। द्वितीय स्वर्ण काल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, द्वितीय स्वर्ण काल के नाम से कौन सा युग जाना जाता है? तो छायावाद काल जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस काल के बाद, मध्यकाल के बाद सबसे ज्यादा रचनाएं साथियों इसी काल में रची गई, इसीलिए इसको द्वितीय मध्यकाल कहते हैं। द्वितीय मध्यकाल कहते हैं या इसको द्वितीय स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे द्वितीय भक्ति काल, क्या पूछ दे? द्वितीय भक्ति काल पूछ दे, द्वितीय भक्ति काल पूछ दे, आपसे द्वितीय मध्यकाल पूछ दे, आपसे द्वितीय मध्यकाल पूछ दे, तो आप साथियों किसका क्या टिक करोगे? तो आप सही टिक आपको करना होगा छायावाद काल। किसको टिक करना होगा? छायावाद काल को टिक करना होगा। ठीक है। भाई निराला जी ज्यादा ही दुखी आत्मा थे। चलिए भाई, यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी सभी को। राधे श्याम जी नए हैं हमारे चैनल पर, भाई अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको क्या कहा गया है? द्वितीय स्वर्ण काल कहा गया है साथियों। इसको द्वितीय भक्ति काल कहा गया है, द्वितीय मध्यकाल के नाम से भी इसको जाना गया है। ठीक है, ये बातें आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं छायावाद के कुछ अन्य नाम। हम क्या बात करेंगे? जो छायावाद है, छायावाद को कुछ नाम दिए गए हैं। छायावाद के अन्य नाम, छायावाद के अन्य नाम। ठीक है, सबसे पहले जो प्रश्न बनता है, सबसे पहले जो ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है आध्यात्मिक छाया का भान। क्या पूछा जाता है? आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा? आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में, कहीं वीडियो में पूछा जाता है, तो कहीं लेखपाल में पूछा गया है, कहीं आरओ में पूछा गया है, अलग अलग पेपर में साथियों पूछा गया है। अब यहाँ पर आध्यात्मिक छाया का भान, आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे नंद दुलारे वाजपेयी। क्या लिखोगे? नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे। ठीक है, क्या लिखोगे? नंद दुलारे लिख दोगे। अब यहाँ पर दूसरे अगर बात करें तो दूसरा पूछा गया है स्थूल के प्रति, स्थूल के प्रति, स्थूल कहते हैं बड़े को। ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अगर प्रश्न कहा जाए कि किस कवि ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे डॉक्टर नगेंद्र। किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र। और इसी में साथियों हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर है आध्यात्मिक छाया का भान। छाया किसकी? नंद की छाया। छाया किसकी? नंद की छाया। ठीक है, और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कौन? डॉक्टर। डॉक्टर जो होता है
वो आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो बीमारी होती है उसका पता लगा देता है और उसको पता लगाने के बाद उसको अलग कर देता है, उसको निकाल कर अलग कर देता है। चाहे बड़ी हो चाहे छोटी बीमारी हो, उसका निवारण कौन करता है? डॉक्टर करते हैं। तो आपको याद रखना है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। अगर पूछा जाए आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा। और भी कहा गया। अगर बात करें मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, मुकुट की अस्पष्टता, मुकुट की अस्पष्टता यानी इन्होंने कहा था अस्पष्टतावाद। क्या कहा था? अस्पष्टतावाद कहा था। मुकुट की अस्पष्टता, सॉरी मुकुटधर पांडे, मुकुट का रहस्य, मुकुट का गलत हो गया, मुकुट का रहस्य नहीं, इन्होंने क्या कह दिया था? इन्होंने साथियों कहा था रहस्यवाद। मुकुट का रहस्य, मुकुट का रहस्य। सुशील की स्पष्टता, सुशील की अस्पष्टता। तो सुशील कुमार ने क्या कहा था? सुशील कुमार ने कहा था, सुशील कुमार पांडे आते हैं, उन्होंने कहा था अस्पष्टतावाद। क्या कहा था? अस्पष्टतावाद कहा था, अस्पष्टतावाद कहा था। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पहला है मुकुटधर पांडे रहस्यवाद, मुकुटधर पांडे रहस्यवाद। सुशील कुमार की अस्पष्टता, सुशील की अस्पष्टता। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? अन्योक्ति पद्धति। क्या कहा है? अन्योक्ति पद्धति। ठीक है, अन्योक्ति पद्धति। रामचंद्र शुक्ल ने कहा था शैली विचित्र। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा साथियों? रामचंद्र की विचित्र शैली, यानी रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा शैली विचित्र। क्या कह दिया? शैली विचित्र कहा, शैली विचित्र कहा है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ प्रमुख नाम हैं जो छायावाद के हैं और अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं पेपर में, जिनमें आध्यात्मिक छाया का भान पूछा जाता है, जिसमें स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह पूछा जाता है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूछा जाता है और रामचंद्र शुक्ल का पूछा जाता है। ठीक है, ये जो चार नाम है इनसे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और ये नाम साथियों कंठस्थ होने चाहिए। आध्यात्मिक छाया का भान, तो छाया, छाया का क्या होगा? नंद होगा, नंद की छाया, नंद की छाया। तो आध्यात्मिक छाया का भान नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म, यानी जब चाहे बड़ी बीमारी हो चाहे छोटी बीमारी हो, उसको दूर करने का कार्य किसका होता है? डॉक्टर का होता है, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुकुटधर पांडे ने क्या कहा? रहस्यवाद। क्या कहा साथियों? रहस्यवाद। ठीक है, सुशील कुमार की अस्पष्टता, महावीर प्रसाद की अन्योक्ति पद्धति, रामचंद्र शुक्ल की शैली विचित्र, रामचंद्र शुक्ल की शैली विचित्र। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? दीपिका, निधि, प्रियंका, त्यागी, सोनम, बच्चे यहाँ तक सभी को समझ आ गया? चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए, इसमें ये चार बच्चा याद कर लेना, 1 2 3 4, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें ये दो तो बहुत बार पूछे गए हैं, ये दो बहुत बार पूछे गए हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छायावाद के भाग। आगे क्या बात करते हैं? छायावाद के भाग, छायावाद के भाग, छायावाद के भाग। तो जो छायावाद का काल था वो मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड हुआ। जो पूरा का पूरा छायावाद काल था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। जो पहले तो ऐसे कवि थे जिन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी कि उनका अर्थ कहीं दूसरी जगह पड़ रहा था, इसीलिए इन कवियों को कहा गया छायावादी कवि। इनको क्या कहा गया? छायावादी कवि कहकर संबोधित किया गया। क्यों? क्योंकि ये समय कौन था? समय था साथियों, ये जो समय था छायावाद का समय क्या था? 1920 से 1936 का, 1920 से 1936 का।
समय यही चल रहा था, तो कुछ कवि तो ऐसी रचनाएं लिख रहे थे जिनकी छाया कहीं दूसरी जगह पड़ रही थी। कुछ कवि ऐसी रचनाएं लिख रहे थे जिनकी छाया कहीं अन्यत्र पड़ रही थी, तो ऐसे कवि को छायावादी कवि कहा गया। ऐसे कवियों को छायावादी कवि कहा गया। लेकिन इस समय कुछ कवि ऐसे भी थे जो साथियों राष्ट्र पर अपनी रचनाएं लिख रहे थे और इनको राष्ट्रवादी कवि कह दिया गया। इनको राष्ट्रवादी कवि कहा गया। इन्हीं को राष्ट्रीय विचारधारा के कवि कहा गया। इनको छायावादी विचारधारा के कवि कहा गया। छायावादी विचारधारा के कवि कहा गया। ठीक है, छायावादी कवि और राष्ट्रवादी कवि, बहुत बढ़िया। छायावादी कवि और राष्ट्रवादी कवि कहा गया। अब यहाँ पर आगे की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो छायावादी कवि में हमने आपको 4 नाम बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं साथियों, जल्दी से बताइए। तो प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला। ये आप याद रखिएगा चारों के नाम। प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला। ये किस काल के थे? छायावादी काल के थे। लिखते कुछ और थे, अर्थ कुछ और निकलता था। लिखते कुछ और थे, अर्थ कुछ और निकलता था। जबकि जो राष्ट्रवादी कवि थे वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र पर अपनी रचनाएं लिख रहे थे, अपने देश पर अपनी रचनाएं लिख रहे थे। और ऐसे कवियों को क्या कहा गया? राष्ट्रवादी कवि कहा गया। ऐसे कवियों को राष्ट्रवादी कवि कहा गया। और इसमें मुख्य रूप से नाम किसका आता है साथियों? माखनलाल चतुर्वेदी का। किसका? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। पहला नाम हमने क्या देखा? माखनलाल चतुर्वेदी का। इन्होंने किस पर रचनाएं लिखी? तो साथियों इन्होंने देश पर अपनी रचनाएं लिखी। किस पर? देश पर अपनी रचनाएं लिखी। दूसरा आपने नाम पढ़ा होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारा लिख दिया, सुभद्रा कुमारी चौहान। तीसरे इसमें आते हैं श्याम नारायण पांडे। तो इन 3 कवियों के नाम आप भूल कर भी मत भूलिएगा। और हाँ, चौथे जो मुख्य कवि हैं हमारे, कौन? दिनकर। कैसे हैं? वीर रस के कवि हैं। कैसे? वीर रस के कवि हैं। याद होगा, जब राष्ट्र पर अपनी रचनाएं लिखे, जब राष्ट्र के प्रति हम भक्ति भाव का प्रयोग करेंगे, जब राष्ट्र के प्रति हमें भक्ति के लिए हम वीरता का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर वीर रस का प्रयोग होगा। तो कभी पूछा जाए दिनकर किस रस के कवि थे, तो आप क्या कहोगे? वीर रस के कवि थे। और वीर रस इनकी रचनाओं में कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि रौद्र अवतार ले लेता था। कैसा? रौद्र अवतार ले लेता था। तो यहाँ तक बातें आपको सभी को क्लियर हो गई होंगी, है ना? सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए, छायावादी में जो कवि आते हैं, प्रसाद आते हैं, पंत आते हैं, वर्मा आते हैं, निराला आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। देखिए, पहला यहाँ से आप प्रश्न क्या पकड़ोगे? सबसे पहले यहाँ से हमने पकड़ा पंत को। पंत की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम कवि थे। हिंदी के प्रथम कवि। कभी अगर पूछा जाए कि हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि कौन थे, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पंत हैं। कौन है? पंत हैं। किस रचना पर मिला? तो याद रखना है साथियों, 1968 में। कब? 1968 में मिला। किस रचना पे मिला था? चिदंबरा पे मिला था। किस पर मिला था? 1968 में मिला था। किस रचना पे मिला था साथियों? चिदंबरा पे मिला था। ठीक है, चिदंबरा पर मिला था। ध्यान दीजिएगा, जो लोग लाइव हैं भाई, वीडियो को थोड़ा शेयर कर लिया करो, साथियों की संख्या बढ़ जाए। वैसे अभी तो साथी हमारे सुस्ता रहे होंगे, क्योंकि अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर का मतलब ये सोचते हैं अभी सुपरटेट दूर है, और जब पास में आ जाता है फिर क्या कहेंगे? जल्दी जल्दी खत्म करा दो, मैराथन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन धीरे धीरे उनका पढ़ने का कभी मन ही नहीं होता।
पहले सुस्ता जाएंगे कि जब आएगा वैकेंसी तब हम ऐसा करेंगे। भाई ये बताओ कि लगातार स्टूडेंट लगा हुआ है, जो लगातार हमारे साथी लगे हुए हैं, वो क्या बेवकूफ है? उनको क्या अक्ल नहीं है? तो जो लगातार जो कछुए की चाल से चलता है, सफलता वही प्राप्त करता है। खरगोश दौड़ेगा जरूर मैराथन क्लास जैसे दौड़ेगा जरूर। आप बताओ, आप मैराथन क्लास से कितना सीख पाते हो? हम यहाँ खड़े होके 4 घंटे चिल्लाएंगे, आप उससे कितना सीख पाते हो? हमने यहाँ आपको घुट्टी पिला दी, आपने पूरी पी ली क्या? जब आप थोड़ा थोड़ा सीखते हो, वो चीजें आपके माइंड में स्थायी हो जाती हैं। 4 घंटे जब आप 4 घंटे पढ़ते हो ना, तो आधी चीजें आप तो बतियाने में लग जाते हो। सारी चीजें होती है, इसीलिए कहते थे कि ये रियल फैक्ट है। मनोविज्ञान कहता है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो कहती है कि हमेशा, आपने पढ़ा होगा, जो हमारा सूक्ष्म है, स्थूल है और पता नहीं दुनिया का पता नहीं कितना, मनोविज्ञान के अनुसार अगर पढ़ो तो सतत सीखना विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए, अब इस पे हम नहीं, मनोविज्ञान पे हमें नहीं बताना है, अपना हिंदी वाला सब्जेक्ट बढ़िया है। चलिए, हाँ भाई मोनी सिंह, आपसे हमें थोड़ा बात करनी है। आपके मैसेज को हमने नाइट में पढ़ा, भाई हमने उससे समझ नहीं पाए कि आप क्या कह रही हैं। हाँ, मैराथन से आप रिवीजन कर सकते हो, आप पढ़ नहीं सकते हो ना कि एकदम मैराथन ले लीजिए, एक दिन में मैम पूरा करा दीजिए। भाई मैम इंसान है ना, मैम को भी जीने का हक है। चलिए भाई, यहाँ पर तो 1968 में किस रचना पर मिला है? चिदम्बरा पर मिला है। पहला पॉइंट याद कर लीजिए यहीं से, ठीक है। आज इसको पूरा नहीं पढ़ाएंगे, इसको टुकड़ों में पढ़ाएंगे, क्योंकि देख लेना जब पेपर आता है, कोई भी पेपर हो, टेट का हो, आपका सुपर टेट का हो, तो छायावाद काल से एक अटपटा सा प्रश्न पूछ दिया जाता है, ठीक है। बहुत इत्मीनान से इसको पढ़ना है आपको। चलिए, अब देखते हैं दूसरा हमें क्या देखना है? दूसरा हमें ये देखना है साथियों, ध्यान दीजिएगा, दूसरा हमें देखना है हमारी जो कौन है, वर्मा जी हैं। कौन? वर्मा को क्या कहा गया? आधुनिक युग की मीरा कहा गया। क्या कहा गया? आधुनिक युग की मीरा कहा गया। और यहीं पर अगर बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली, पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी की प्रथम कवित्री हैं। हिंदी की प्रथम कवित्री हैं, प्रथम कवित्री हैं, प्रथम कवित्री हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि वर्मा को कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो हमें पता, आप सभी को याद होगा, 1982 में किस पर मिला था? यामा पर मिला था, यामा पर मिला था। देखिए, आपके साथ क्या हमारे साथ कभी होता है, अगर हम लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहे या पढ़ाते रहे, तो फिर मेरा माइंड काम करना बंद कर देता, कहता है बस अब इससे ऊपर नहीं। ये हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो वही हम सोचते हैं, जो हमारे साथ ऐसा होता है तो आपके साथ भी होता होगा। देखिए यहाँ पर, अब आगे की बात करें तो साथियों, यहाँ पर तीसरा पॉइंट बनता है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि कौन थे? अगर पूछा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कवि कौन थे, तो भैया हमारे दद्दा थे। कौन थे? दद्दा थे। दद्दा मतलब माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी पर, किस पर? 1955 में हिम तरंगिणी पर पहला क्या मिला था? पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भैया इसी युवक को, यानी माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहते हैं? इन्हीं को दद्दा के नाम से संबोधित करते हैं। हालांकि मैथिली शरण गुप्त को भी कुछ लोग दद्दा कहते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो दद्दा का नाम प्रयोग होता है, किसके लिए होता है साथियों? माखनलाल चतुर्वेदी के लिए। किसके लिए? माखनलाल चतुर्वेदी के लिए, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हैं? हाँ, सही कह रहे बच्चा, होता है ना। बहुत ज्यादा माइंड भी एक क्या, एक मशीन है, तो ज्यादा अगर लोड रख दो तो बैठ जाता है। चलिए, यहाँ तक बात सीख ली होगी कि छायावाद काल, छायावादी कवि,
राष्ट्रवादी कवि पंत, वर्मा, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे और दिनकर जी। ठीक है, यहां तक आपने सीख लिया। अब चलते हैं कुछ पॉइंट और बना लेते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अगर पूछा जाए कि पंत की प्रथम रचना, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए पंत की प्रथम रचना तो आप क्या लिखोगे? कुछ लोग इस पे कंफ्यूज्ड रहते हैं उर्वशी को लेकर, कहते हैं कि जो उर्वशी रचना है, ध्यान दीजिएगा, कहना है कि जो उर्वशी रचना है वो दिनकर ने लिखी है। आपको ये पता होना चाहिए कि उर्वशी किसी एक ने नहीं लिखी, उर्वशी तीन कवियों ने लिखी है, तीन कवियों ने लिखी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पंत की प्रथम रचना पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे? उर्वशी। कौन सी है? उर्वशी है। दूसरा अगर प्रश्न पूछा जाए, अगर यहाँ पर कहा जाए पंत की प्रथम छायावादी रचना, तो अगर छायावादी रचना की बात करें तो छायावादी रचना कौन सी है? छायावादी रचना है साथियों झरना। कौन सी है? झरना है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न बनेगा पंत की अंतिम रचना। और जैसे ही प्रश्न पूछा जाए पंत की अंतिम रचना तो आपको पता होगा अंतिम रचना कौन सी है? कामायनी है। कौन सी है? कामायनी है। भैया कामायनी है क्या? तो कामायनी महाकाव्य है जिसके पात्र है मनु है, जिसके पात्र श्रद्धा है, जिसका पात्र इड़ा है। यानी अगर हम बात करें तो मनु, श्रद्धा, इड़ा किसके पात्र हैं? कामायनी के पात्र है। यहाँ पर मनु, श्रद्धा, इड़ा कोई पात्र नहीं है, ये मन के अंदर की जो व्यथा है, यानी उसी की जो जिद है, उन्हीं का नाम रखा गया है मनु, श्रद्धा और इड़ा। ठीक है, बच्चा एक संस्कृत में है, ठीक है, एक संस्कृत में है, 3 कवियों ने लिखा है। चलिए यहाँ पर दूसरा देखते हैं। दूसरा अगर पूछा जाए पंत के बाद नाम आता है, सॉरी, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, ये प्रसाद की रचना है। किसकी है? प्रसाद की है, पंत की लिखा दी, प्रसाद की है। ठीक है, प्रसाद की प्रथम रचना उर्वशी है, प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना झरना है, प्रसाद की अंतिम रचना कौन सी है? कामायनी है। ठीक है, कौन सी है? कामायनी है। देख रहे हो कि सब कुछ पढ़ाया और कभी कभी ऐसे गलत होता है जैसे आज हम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। छायावादी रचना झरना है, हाँ, जयशंकर प्रसाद की है। बच्चा जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उनको मिला है। देखिए कुछ चीजें आपको ऐसे सॉल्व कराते हैं। जो माखनलाल चतुर्वेदी है उन्होंने 3 प्रमुख रचनाएं लिखी हैं, हिम तरंगिणी है, हिम किरीटिनी है, पुष्प की अभिलाषा है। आपने सुना होगा जब आप 9th 10th में पढ़े होंगे, चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं। ठीक है, और लास्ट वाली पंक्तियां हैं, जिस पथ जाए वीर अनेक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। ये पंक्तियां किसके? ये पुष्प की अभिलाषा से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए पुष्प की अभिलाषा। तो माखनलाल चतुर्वेदी को दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता है। इनको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो प्रसाद की प्रथम रचना बच्चा उर्वशी है, प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना झरना है, प्रसाद की अंतिम रचना कामायनी है। ठीक है, अब बात करते हैं पंत की प्रथम रचना। किसकी? पंत की प्रथम रचना। तो अगर साथियों पंत की प्रथम रचना की बात करें तो पंत की प्रथम रचना है गिरिजे का घंटा। क्या है? गिरिजे का घंटा। पंत की प्रथम रचना कौन सी है साथियों? गिरिजे का घंटा। ठीक है, पंत की प्रथम रचना गिरिजे का घंटा। अब दूसरा पॉइंट बनता है पंत की प्रथम छायावादी रचना। यानी अब देखिए यहाँ पर अंतर समझ लीजिएगा। पंत ने लिखना पहले शुरू कर दिया था, यानी जब द्विवेदी युग खत्म हुआ और छायावाद स्टार्ट था,
इसी के बीच में इन्होंने, यानी जब द्विवेदी युग का अंतिम चरण था और छायावाद की स्टार्टिंग थी, वैसे ही साथियों एक नया युग आया, यानी कह सकते हैं ऐसा एज था जिसमें इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। तो ये द्विवेदी युग में भी नहीं इनकी रचनाएं पढ़ी जाती हैं और छायावाद काल तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। आप समझ रहे होगे ना, 18 और 20 के बीच की बात है, 18 और 20 के मिडिल की बात है। इसीलिए अगर जब छायावादी युग कहाँ से शुरू हुआ, 20 से शुरू हुआ, तो इसीलिए पंत की प्रथम छायावादी रचना की बात करें तो प्रथम छायावादी रचना है उच्छ्वास। कौन सी है? उच्छ्वास। प्रथम छायावादी रचना कौन मानी जाती है? उच्छ्वास मानी जाती है। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा। अब बात आती है कि इनकी अंतिम रचना कौन सी, इनकी अंतिम रचना कौन थी? पंत की अंतिम रचना, पंत की अंतिम रचना कौन सी थी? तो पंत की अंतिम रचना थी साथियों युग धारा। कौन थी? युग धारा। ठीक है, सॉरी इनकी अंतिम रचना जब इन्होंने लिखी, देखिए इनकी अंतिम रचना के विषय में दो मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं इनकी अंतिम रचना युगांत है और कुछ लोगों के लिए इनकी अंतिम रचना गुंजन है। तो अगर युगांत और गुंजन, पहले बात दोनों आएंगे नहीं, कभी नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन अगर दोनों आते हैं तो आप सबसे पहले टिक किसको करिएगा? गुंजन को करिएगा। अगर गुंजन ऑप्शन में नहीं है, अगर गुंजन ऑप्शन में नहीं है तो आप किसको टिक लगाइएगा? युगांत को लगाइएगा। किसको? युगांत को लगाइएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यहां तक हमने आपको करा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं, अब साथियों बात करते हैं तीसरा, यानी दूसरा कवि आपका पूरा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर साथियों बात करते हैं महादेवी वर्मा की। किसकी बात करते हैं? महादेवी वर्मा की। चलिए आगे ले लेते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं महादेवी की प्रथम रचना। महादेवी की, भाई आज हो क्या रहा है? देखिए यहां पर बात करते हैं, लिख लेते हैं महादेवी की प्रथम रचना। महादेवी की प्रथम रचना। ठीक है, तीसरा कवि चल रहा है आपका महादेवी की प्रथम रचना कौन सी है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? निहार जाएगा। क्या जाएगा? निहार जाएगा। और निहार आपको ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, निहार आपको कैसा लिखा मिलेगा? उन्होंने लिखा है निहार, ये लिखा है निहार। तो अगर प्रश्न पूछा जाए महादेवी की प्रथम रचना कौन सी है तो साथियों निहार है। कौन सी है? निहार है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना, महादेवी की प्रथम, अगर छायावादी रचना पूछी जाए, क्या पूछी जाए? छायावादी रचना पूछी जाए तो वो भी आप क्या कहोगे? आप कहोगे निहार है। कौन सी है? निहार है। महादेवी की प्रथम छायावादी रचना कौन सी है तो आप क्या कहोगे बच्चा? निहार है। क्या कहोगे? निहार है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आपका बन सकता है महादेवी जी की अंतिम रचना। महादेवी जी की अंतिम रचना कौन सी है? तो जल्दी से बताइए कि इनकी अंतिम रचना कौन सी है? बिल्कुल सही, इनकी अंतिम रचना कौन सी होगी साथियों? इनकी अंतिम रचना होगी अग्नि रेखा। कौन सी होगी? अग्नि रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर महादेवी की प्रथम रचना निहार, महादेवी की प्रथम छायावादी रचना निहार, महादेवी की अंतिम रचना अग्नि रेखा हो जाएगी। क्या होगी? अग्नि रेखा हो जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं चौथे जो कवि हैं निराला की। किसकी? निराला जी की। सभी को पता है निराला जी कैसे थे? निराला जी दुखी आत्मा थे। निराला जी कैसे थे साथियों? निराला जी दुखी आत्मा थे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए निराला जी की प्रथम रचना, निराला जी की प्रथम रचना तो भी जूही की कली। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, निराला जी की प्रथम रचना, जो इनकी प्रथम रचना थी वही इनकी क्या थी? वही इनकी छायावादी रचना थी। छायावादी रचना थी। वही इनकी क्या थी? वही इनकी मुक्तक रचना भी थी। वही इनकी मुक्तक रचना भी थी। और अगर पूछा जाए कौन सी थी तो आप क्या कहोगे? जूही की कली। कौन सी थी? जूही की कली। मुक्तक छंद का प्रयोग किसमें किया गया? जूही की कली में किया गया। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं?
तो हमारे निराला जी माने जाते हैं। कौन? निराला जी माने जाते हैं। ठीक है, सभी को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं निराला की अंतिम रचना। निराला की अंतिम रचना, निराला की अंतिम। निराला जी दुखी क्यों थे बच्चा? ये दुख की कहानी कह सकते हैं बहुत लंबी है। कल जब क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे आपको निराला जी को दुखी क्यों कहा जाता है। वैसे अभी कुछ चंद समय है वो हम बता देते हैं। निराला जी की अंतिम रचना के विषय में मतभेद है, इसीलिए इसको नहीं बता रहे। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, निराला जी जैसे ही पैदा हुए उस समय महामारी फैली हुई थी और महामारी के कारण इनके माँ और पिता दोनों लोग एक्सपायर हो गए। ठीक है, जैसे तैसे इनका पालन पोषण हुआ, जैसे तैसे इन्होंने अपने जीवन की गाड़ी को आगे खींचा और ये सपने में कि कभी ना कभी तो हमारी शादी होगी और जिससे शादी होगी वही हमारा साथी होगा और उसी के साथ हम अपनी पूरी जीवन गुजारेंगे। लेकिन जब इनकी शादी हुई, शादी भी इनकी हुई, तो जो इनकी पत्नी थी वो कुछ समय तक ही जीवित रही। इनकी एक बेटी होने को थी जिसका नाम बाद में सरोज रखा इन्होंने। तो जब इनकी बेटी पैदा होने वाली थी उसके कुछ समय बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। यानी बेटी की पैदा होने के कुछ समय बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर से ये अकेले हो गए। जैसे तैसे इन्होंने बहुत गरीब थे, जैसे तैसे इन्होंने अपनी बेटी को पाला, काम करने जाते थे, बेटी को पास में लिटा देते थे और अपना काम करते रहते थे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब थे। ठीक है, तो जैसे तैसे इन्होंने अपने जीवन की गाड़ी को आगे खींचा। जब समय आगे बढ़ा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद साथियों इन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बेटी के पति एक्सपायर हो गए, बाद में इनकी बेटी भी एक्सपायर हो गई और तब इन्होंने लिखा था, सरोज के मरने के बाद लिखा था सरोज स्मृति, और सरोज के जीवित रहने पर, सरोज के जीवन पर लिखा है इन्होंने तोड़ती पत्थर। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद हो गई होंगी। चलिए, तो आज के लिए साथियों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। बहुत बढ़िया, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर शेष टॉपिक के साथ। जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर कराने के साथ। तो आज के लिए इतना ही। सहृदय धन्यवाद।